हेलो फ्रेंड्स एंड मदर्स डैन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड बीपी 201 टी के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 में यूरिनरी सिस्टम में फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को आसान तरीके से विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टर्म है लाइक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के बारे में बात करेंगे और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यूरिन का फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है, तो हमारी जो किडनीज हैं वहाँ पे हमें यूरिन का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। और यूरिन का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो किडनी की मेन फंक्शनल यूनिट है जो कि नेफ्रॉन कहलाता है उसके द्वारा हमें यूरिन का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको देखें तो ये हमारी 3 स्टेजेस में हमें यूरिन का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। जो पहली स्टेज है वो हमारा यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। जो दूसरी स्टेज है उसको हम लोग ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के नाम से इंडिकेट करते हैं और जो तीसरी हमारी इसकी स्टेज है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन यहाँ पे होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक एक करके इन तीनों स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो पहली स्टेज है जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाता है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो ये हमारा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो बेसिकली हमारा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसमें हमें होते हुए देखने को मिलती है। ये हमारी जो ब्लड की आर्टरीज हैं कैपिलरीज हैं उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे है और ये हमारा जो यहाँ पे है नेफ्रॉन उसका स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो हमारे ब्लड की कैपिलरीज होती हैं उनको हम लोग ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में ये जो एक हमारा कप शेप का स्ट्रक्चर है वो हमारा ग्लोमेरुलर कैप्सूल यहाँ पे कहलाता है। अगर हम लोग ये जो हमारी कैपिलरीज हैं उसको देखें तो इसमें जो हमारे आर्ट्रियोल्स इसके अंदर इंटर होते हैं उसको हम लोग अफरेंट आर्ट्रियोल्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। और जो हमारे यहाँ पे आर्ट्रियोल्स ये जो हमारा स्ट्रक्चर है कैपिलरी का नेटवर्क है वहाँ से बाहर निकलते हैं उसको हम लोग एफरेंट आर्ट्रियोल्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग ये जो स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसको देखें तो इसको हम लोग रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ये जो इसके पास की हमारी ब्लड की कैपिलरी है इसको हम लोग पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा यूरिन का फॉर्मेशन है वो हमें यहीं पे होते हुए देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये जो हमारा इसका ये ऊपर का स्पेस है यहाँ पे जो हमारी पहली स्टेज है जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाती है वो यहाँ पे होता है। उसके बाद में ये जो हमारे यहाँ पे है जो हमारे यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उसका जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे हमें जो हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है और ट्यूबुलर सिक्रीशन की प्रोसेस है वो हमें होते हुए देखने को मिलती है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे जो पहली स्टेज है जो कि हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज हैं और यहाँ पे जो हमारा ग्लोमेरुलर कैप्सूल हैं उनकी जो सेमी परमिएबल वॉल्स होती हैं मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू हमें यहाँ पे जो ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो होते हुए देखने को यहाँ पे मिलती है। तो अगर हम लोग सिंपली इस ये जो स्ट्रक्चर है उसमें बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग इस प्लेस को देखें तो ये जो हमारा इतना स्ट्रक्चर है ये बेसिकली रीनल कार्सेल्स का स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें हमारा ये जो स्ट्रक्चर है जो हमारा कप शेप का स्ट्रक्चर है वो हमारे ग्लोमेरुलर कैप्सूल का स्ट्रक्चर है और ये हमारे जो ब्लड की आर्टरीज हैं वो इसके अंदर हमें इंटर होते हुए देखने को मिलती हैं। जो हमारा ब्लड है वो हमारा यहाँ पे जिस आर्ट्रियोल से इसके अंदर इंटर होता है उसको हम लोग अफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं और हमारी जिस आर्ट्रियोल से ये जो स्ट्रक्चर है उसमें से ब्लड बाहर जाता है उसको हम लोग एफरेंट आर्ट्रियोल के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे इफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं जिससे ब्लड हमारे ये जो हमारा कैप्सुलर स्पेस है उससे बाहर निकलता है वो बेसिकली जो उसका जो डायमीटर होता है वो हमें जो हमारा अफरेंट आर्ट्रियोल्स है जिससे ब्लड इसके अंदर जाता है उसके कंपेरिजन में इफरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर है वो हमें नैरो पतला देखने को मिलता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे है इफरेंट आर्ट्रियोल्स उसका डायमीटर
कम होता है वो पतली होती हैं, और जो अफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं उनका डायमीटर ज़्यादा होता है, वो हमें मोटी देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग सिंपली अगेन इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये जो हमारे अफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं इनका डायमीटर ज़्यादा है, इनकी चौड़ाई ज़्यादा है, और जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं उसका डायमीटर हमें कम देखने को प्राप्त होता है। और जब यहाँ पे इस प्लेस पे डायमीटर कम होता है तो ब्लड यहाँ से जो आता है तो उसको जाने के लिए रास्ता कम मिलता है, जिसके कारण कि इस प्लेस पे यहाँ पे हमें प्रेशर इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता है। ब्लड का प्रेशर हमारे कैपिलरीज में यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, और जब ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है तो फिर हमारा जो ब्लड है उसके जो कंपोनेंट है, लाइक जो ब्लड का वाटर है और उसके अंदर जो हमारे सॉल्यूट वगैरह हैं वो हमें जो ये हमारी कैपिलरीज है उससे बाहर निकलते हुए वो देखने को मिलते हैं। और ये जिस प्रेशर के कारण होता है उसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के नाम से बेसिकली इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक सो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर हम लोग यहाँ सिंपली कहें तो ये जो हमारी यहाँ पे है अफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं उनका डायमीटर ज़्यादा होता है और इफरेंट आर्ट्रियोल्स का डायमीटर कम होता है। तो ब्लड यहाँ पे यहाँ रास्ता कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो फिर हमें यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर है कैपिलरीज के अंदर वो बढ़ते हुए वो देखने को मिलेगा। प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो कैपिलरीज की मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके हमारे जो हमारा प्लाज्मा है उसके अंदर का जो वाटर है और जो सॉल्यूट्स हैं वो हमें इसको क्रॉस करके आसानी से आते हुए देखने को प्राप्त होंगे। और यहाँ पे जो ये प्रेशर क्रिएट होता है इसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ जो हमारे इम्पॉर्टेंट जो हमारे टर्म्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म है जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है वो हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कहलाता है। इसको हम लोग NFP से इंडिकेट करते हैं। तो अब अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे NFP है वो हमारे कौन कौन से प्रेशर पे डिपेंड करता है, या सिंपली कहें तो जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो बेसिकली हमें 3 मेन प्रेशर पे डिपेंड करते हुए देखने को मिलती है। इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रेशर है वो क्या है, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको हम लोग GBHP से इंडिकेट करते हैं। ये बेसिकली हमारे जो यहाँ पे होते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उनके अंदर जो प्रेशर होता है उसको हम लोग यहाँ पे ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी ये इस प्लेस पे जो हमारी होती हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स उसका डायमीटर कम है, तो यहाँ पे एक हमें जो प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है जिसके थ्रू हमारे जो ब्लड के कंपोनेंट हैं वो कैपिलरीज को क्रॉस करके इसके बाहर जाते हैं। वो प्रेशर बेसिकली हमारा इस प्लेस पे जो होता है ग्लोमेरुलर हमारा ब्लड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर GBHP यहाँ पे कहलाता है। और अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू को देखें तो ये हमें ऑलमोस्ट 55 mmHg के आसपास देखने को मिलता है। तो इसकी जो वैल्यू है उसको अभी आप जो है याद रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा GBHP है ये बेसिकली हमारे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को यहाँ पे प्रमोट करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। ये हमारी जो फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन है वो जिसके थ्रू हमारे कंपोनेंट क्रॉस होते हैं उसमें हमारे जो ब्लड प्लाज्मा का वाटर है और उसके अंदर के जो सॉल्यूट हैं उनको बेसिकली फोर्स करता है। और जब ये फोर्स करता है तो क्या है कि हमारी जो वाटर है और सॉल्यूट जो कि ब्लड प्लाज्मा में है वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और फिर हमारा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हमें इस प्रेशर के द्वारा प्रमोट होते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा अगला प्रेशर है वो बेसिकली कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है, जिसको हम लोग CHP से इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग कैप्सुलर अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को देखें तो ये बेसिकली हमारा जो फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन है उसके अगेंस्ट हमें लगते हुए, उसके खिलाफ हमें लगते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारा वो प्रेशर है ये किसके कारण लगता है, तो जो हमारा कैप्सुलर स्पेस होता है और जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर जो ऑलरेडी फ्लूइड भरा हुआ रहता है उसके कारण हमें ये प्रेशर मेम्ब्रेन जो फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन है उसके अगेंस्ट हमें लगते हुए देखने को मिलता है। अगर इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है उसको देखें तो जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 15 mmHg के आसपास देखने को मिलता है। और ये हमारा जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको अपोज करता है, उसके खिलाफ ये प्रेशर हमारा बेसिकली ऐड करता है। तो अगर हम लोग सिंपली डायग्राम में बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली देखें तो ये जो हमारा कैप्सुलर स्पेस है और ये जो हमारा ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर
अंदर जो हमारा फ्लूइड होता है वो क्या करता है कि ब्लड के अंदर के कंपोनेंट को इसके अंदर से बाहर आते हुए रोकते हुए देखने को मिलता है। ये प्रेशर हमें यहाँ पे इस साइड से इधर की ओर लगते हुए देखने को मिलता है, जिसके कारण कि ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को अपोज करता है, उसको यहाँ पर उसके कह सकते हैं कि विरोध में हमें ये देखने को मिलता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 15 mmHg होती है। तो इसको भी आप लोग इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है उसको अभी याद रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जो तीसरा प्रेशर यहाँ पे है वो है हमारा ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग BCOP से इंडिकेट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर जो प्रोटीन्स हमारे होते हैं लाइक एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है और फिब्रिनोजन है, ये हमारा जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको यहाँ पे अपोज इस प्लेस पे करते हैं, और जो ये प्रोटीन है उनके द्वारा जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग अगेन डायग्राम में आते हैं, तो अगर हम लोग ये जो डायग्राम है उसमें देखें तो जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो हमारे प्रोटीन होते हैं, तो इस प्लेस पे जो हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें यहाँ पे बड़े साइज के वो देखने को मिलते हैं। ये तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन के पास में आके जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर हमारा जो यहाँ पे ब्लड के अंदर के और कंपोनेंट है, वाटर है, सॉल्यूट है, उसको ये रोकते हुए देखने को मिलते हैं। और जब ये यहाँ पे आके इसकी वॉल के पास में इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर हमारा यहाँ पे जो और कंपोनेंट हैं उनको आने का रास्ता प्राप्त नहीं होगा, और इन जो हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं इनके द्वारा जो हमें प्रेशर देखने को मिलता है उसको हम लोग यहाँ पे ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP के नाम से इंडिकेट करते हैं। और अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू को देखें तो ये ऑलमोस्ट हमारा 30 mmHg के आसपास होता है। तो अगर हम लोग जो GBHP है अगर हम लोग उसको देखें तो वो कितना था, वो 55 mmHg था। यहाँ पे हमारा जो CHP था, हमारा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वो इस प्लेस पे 15 mmHg था। और अगर हम लोग ब्लड जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है BCOP उसको देखें तो ये 30 mmHg है। और इसमें जो हमारा GBHP है वो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को प्रमोट करता है, बढ़ाता है, और बाकी के जो दो प्रेशर हैं वो उसको घटाने का काम करते हैं, उसके अपोजिट हमें लगते हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के बारे में बात करते हैं, जो कि वो टोटल प्रेशर होता है जो कि हमारे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को प्रमोट करता है। तो ये जो हमारा है NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो जो हमारा GBHP है, हमारा जो होता है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो यहाँ पे हमें ऐड होते हुए प्लस में देखने को मिलता है। जो CHP है जो कि हमारा कहलाता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो इसमें जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको अपोज करता है, तो ये बेसिकली माइनस में यहाँ पे होता है। और जो हमारा BCOP है, हमारा जो ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो भी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को अपोज करता है, तो ये भी हमें माइनस में देखने को मिलता है। जो जो हमारा है GBHP, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी थी, 55 mmHg। उसके बाद में माइनस जो हमारा CHP है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू थी वो 15 mmHg थी, माइनस जो हमारा यहाँ पे BCOP है उसकी नॉर्मल वैल्यू 30 थी। तो ये हमारा यहाँ पे इस प्लेस पे देखें तो जो हमारा माइनस की वैल्यू है वो हमारा -45 हो जाएगी, और ये +50 है, 55 है। तो हमारा जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो हमें 10 mmHg यहाँ पे सिंपली देखने को मिलता है। और ये जो हमारा प्रेशर है वो हमारा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को यहाँ पे प्रमोट करते हुए हमें देखने को मिलता है। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछता है कि नेट फिल्ट्रेशन जो प्रेशर है उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो आप आसान तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारा 10 mmHg के आसपास हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे दूसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहलाता है, जिसको हम लोग GFR से इंडिकेट करते हैं। ये भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग जो हमारा GFR है वो क्या होता है, अगर उसको देखें तो हमारे जो रीनल कार्पसल्स होते हैं, हमारे दोनों किडनी में जितने भी हमारे रीनल कार्पसल्स हैं वो सब के सब 1 मिनट में कितना अमाउंट हमारा प्लाज्मा को फिल्टर करते हैं या कितना फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हमें इनके द्वारा होते हुए 1 मिनट में देखने को मिलता है, वो अमाउंट बेसिकली हमारा यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहलाता है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि हमारी जो दोनों
किडनी हैं उनके अंदर जितने भी रीनल कार्पसेल्स हैं वो कितना अमाउंट हमारे जो ब्लड है उसको फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, वो हमारा यहाँ पे सिंपली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR कहलाता है। और अगर हम लोग इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं उसको देखें तो जो हमारे जो मेल्स होते हैं उनके अंदर इसकी जो हमारी एवरेज वैल्यू है वो 125 ml पर मिनट के आसपास हमें GFR देखने को मिलता है। और अगर फीमेल्स के बारे में बात करते हैं तो उनके अंदर जो GFR का हमारा एवरेज वैल्यू है वो 105 ml पर मिनट हमें GFR फीमेल्स में देखने को प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है GFR है वो हमारे जो बॉडी फ्लूइड है उसकी होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए एक हमारे बॉडी के अंदर कांस्टेंट GFR हमेशा मेंटेन होना चाहिए। मतलब कि अगर हम लोग मेल को देखें तो उनके अंदर हमें अप्रॉक्सीमेटली 125 के आसपास जो GFR है वो होना चाहिए और फीमेल्स के अंदर हमें 105 ml पर मिनट GFR की वैल्यू हमें देखने को प्राप्त होनी चाहिए। अगर इतना है तो हमारे जो बॉडी के फ्लूइड हैं उनकी होम्योस्टैसिस हमें प्रॉपरली मेंटेन होते हुए देखने को प्राप्त होगी। अगर हमारा जो GFR की वैल्यू है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू है, अगर वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब फिल्ट्रेशन जो हमें अगर काफ़ी तेज़ वो देखने को मिलेगा 125 या 105 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारा जो सब्सटेंस है वो हमें यहाँ पे जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं उसके थ्रू क्विकली पास होते हुए देखने को मिलेंगे, तेज़ी से वहाँ पे पास होंगे क्योंकि फिल्ट्रेशन भी वहाँ पे तेज़ी से होगा। और जब वो तेज़ी से पास होंगे तो क्या होगा कि जो उसके अंदर के कंपोनेंट हैं वो हमें फिर रीएब्जॉर्ब होते हुए देखने को प्राप्त नहीं होंगे, रीएब्जॉर्प्शन उसका नहीं होगा और फिर वो ये हमारे सब्सटेंस हमें तेज़ी से यूरिन से लॉस्ट होते हुए देखने को प्राप्त होंगे। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो अगर जो मेल्स हैं वो अगर काफ़ी कम हो जाता है, मतलब जो मेल्स हैं उनके अंदर 125 से काफ़ी कम अगर हमें देखने को मिलता है और फीमेल्स में 105 ml पर मिनट से काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा इस प्लेस पे क्या है कि जो फिल्ट्रेट हमारा है वो बेसिकली हमें सारा का सारा फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब होते हुए देखने को प्राप्त होगा। ऑलमोस्ट हमारा जितना भी फिल्ट्रेशन होगा वो फिर रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाएगा और जब वो फिर से रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाएगा तो ब्लड जो हमारा यूरिन है उससे जो सब्सटेंस एक्सक्रीट होने चाहिए जो कि हमारे बॉडी से बाहर निकलने चाहिए वो भी हमें रीएब्जॉर्ब होकर फिर से ब्लड में जाते हुए देखने को प्राप्त होंगे। तो इसके लिए कि हमारे जो अलग अलग वेस्ट सब्सटेंस हैं वो हमें एक कांस्टेंट रेट से अपने बॉडी से बाहर निकलते हुए देखने को मिले, उसके लिए एक GFR की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो अगर मेंटेन नहीं होगी, हमारे जो बॉडी है उसके अंदर मेंटेन नहीं होगी तो हमारे बॉडी फ्लूइड की होम्योस्टैसिस हमें गड़बड़ाते हुए ख़राब होते हुए देखने को प्राप्त होगी। तो एक बार हम लोग जो हमारा GFR है उसको फिर से देख लेते हैं, जैसे कि इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर रहे क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो यहाँ पे अगर ये स्ट्रक्चर को देखें तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और इसमें ये जो पोर्शन है ये हमारा पोर्शन, इसको हम लोग रीनल कार्पसेल्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। और जो हमारी दोनों किडनीज़ हैं अगर उसमें देखें तो हमें अप्रॉक्सीमेटली मिलियंस ऑफ जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं वो किडनी में देखने को मिलते हैं। तो हर एक जो हमारे जितने भी नेफ्रॉन हैं, जो मिलियन ऑफ हमारे नेफ्रॉन हैं, उनका जो रीनल कार्पसेल है वो 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन करता है वो अमाउंट हमारा बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहलाता है, GFR यहाँ पे कहलाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये जो इसकी वैल्यूज़ हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर जो GFR है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो क्या दिक्कत होती है, मीन्स हमारे जो हमारे अधिकतर जो सब्सटेंस हैं वो हमारे उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। अगर जो हमारा यूरिन है या जो हम कह सकते हैं फिल्ट्रेट है अगर वो ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा तेज़ी से बनेगा तो उसके अंदर मूवमेंट भी उसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा और रीएब्जॉर्प्शन के लिए टाइम हमारे जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको कम मिलेगा, जिसके कारण कि अधिकतर सब्सटेंस हमारा बॉडी से हमें लॉस्ट होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और GFR अगर काफ़ी कम है तो फिर हमारा यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो ट्यूब्यूल्स में ज़्यादा टाइम तक के लिए रहेगा और ज़्यादा टाइम तक के लिए जब वो रहेगा तो क्या होगा कि अधिकतर जो हमारे सब्सटेंस हैं जो कि वेस्ट हैं वो भी हमें यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होकर फिर से ब्लड में जाते हुए देखने को प्राप्त होंगे।
अब अगर हम लोग यूरिन फॉर्मेशन की जो हमारी दूसरी स्टेज है जो कि ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है उसमें हमारा सब्सटेंस जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके एक साइड से दूसरी साइड जब जाता है तो वो हमारा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहलाती है। और री का मतलब होता है पुनः, तो अगर हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो अगर पुनः हो रहा है तो वो हमारी प्रोसेस जो रीएब्जॉर्प्शन है उसकी प्रोसेस कहलाती है। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो जो हमारा फिल्ट्रेट हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के बाद बनता है वो फिर हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स में हमें मूव होते हुए पास होते हुए देखने को मिलता है। और जब वो वहाँ पे ट्यूब्यूल्स में पास होता है तो क्या होता है कि उसके अंदर का जो वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है या उसके अंदर के जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वगैरह हैं लाइक ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड, विटामिन, हार्मोन्स वगैरह, वो हमें फिर से यहाँ पे सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब होते हुए देखने को मिलते हैं। और वो फिर जो रीनल ट्यूब्यूल्स है वहाँ से रीएब्जॉर्ब होते हैं और फिर हमारे ब्लड में हमें जाते हुए देखने को मिलते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये हमारे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में हमें होते हुए देखने को मिलती है। मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स क्या है कि वो हमारे यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल्स जो कि जो कार्पसल्स का एरिया है उसके जस्ट पास में होते हैं, वो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं वो कहलाते हैं। और अधिकतर जो हमारे यूजफुल सब्सटेंस हैं जो कि जो फिल्टर होके रीनल ट्यूब्यूल्स में आ गए हैं लेकिन हमारे बॉडी के लिए यूजफुल हैं, वो हमें फिर से यहाँ पे सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब होके और ब्लड में फिर से जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो जब ये हमारा यहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स हैं उससे फिर से एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाते हैं तो ये प्रोसेस हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहलाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो हमारा रीएब्जॉर्प्शन है उसमें हमारे कुछ जो सब्सटेंस हैं वो हमें उसका जो रीएब्जॉर्प्शन है वो पैसिव होता है और कुछ सब्सटेंस का रीएब्जॉर्प्शन हमें एक्टिव होते हुए देखने को मिलता है। लाइक अगर एग्जांपल लें या हम सिंपली कहें तो जो हमारा यहाँ पे पैसिव रीएब्जॉर्प्शन है वो क्या है कि अगर कोई एक सब्सटेंस है और वो हमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, जहाँ पे उसकी मात्रा कम है वहाँ से जहाँ पे उसकी मात्रा ज़्यादा है वहाँ से कम मात्रा की ओर अगर मूव करता है तो वो बेसिकली हमारा जो पैसिव रीएब्जॉर्प्शन है वो कहलाता है। और अगर हम लोग एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली इसके लिए कैरियर्स की आवश्यकता होती है और इसमें जो हमारा सब्सटेंस है उन कैरियर्स की हेल्प से वो हमें यहाँ पे जो लो कंसंट्रेशन का एरिया है वहाँ से हाई कंसंट्रेशन की ओर एक और उसका केवल मूवमेंट होता है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा इसके अंदर वाटर है उसमें से लगभग 99% जो हमारा फिल्टर्ड जो वाटर है वो हमें रीएब्जॉर्ब होते हुए फिर से देखने को मिलता है। मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि जो इस प्लेस पे जो हमारे यहाँ पे कार्पसल्स हैं वहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है उससे जितना भी वाटर ट्यूब्यूल्स में आता है नॉर्मल कंडीशन में वो उसका 99% हमें फिर से रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ सिंपली कहें कि अगर जो हमारा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसमें अगर हम यहाँ कहें कि 1 लीटर जो हमारा वाटर है वो फिल्टर होके रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर अगर आ गया है तो फिर जब वो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू पास होगा तो उसमें से 99% या सिंपली कहें तो 990 ml हमारा फिर से रीअब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाता है और केवल हमें जो 10 ml है वो फिर आगे यूरिन के फॉर्मेशन में यूज़ होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, हमारे जो यहाँ पे विटामिन्स वगैरह हो गए, वो हमें उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हुए देखने को मिलता है। वो हमें जो हमारे यहाँ पे कैरियर्स हैं उसके थ्रू जो यूरिन है उससे हमें ब्लड में जाते हुए देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ये जो कैरियर्स के थ्रू जब ब्लड में जाते हैं तो ये प्रोसेस हमारा जो एक्टिव प्रोसेस है वो यहाँ पे कहलाती है। और ये हमारा अगर हम लोग सिंपली कहें तो जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होता है, अमीनो एसिड भी उसके अंदर ज़्यादा होता है, विटामिन्स भी उसके अंदर वो ज़्यादा होता है। और जो हमारे वो ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर ग्लूकोज और अमीनो एसिड और विटामिन कम होते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ से ग्लूकोज फिर से रीअब्जॉर्ब होकर, अमीनो एसिड फिर से रीअब्जॉर्ब होकर, विटामिन फिर से रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हुए देखने को मिलते हैं। और ये जो हमारे सब्सटेंस हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं लो
कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, लाइक हमारा जो हो गया वो सोडियम आयन हो गया, जो हमारे कैल्शियम आयन वगैरह हो गए, पोटेशियम आयंस वगैरह हो गए, वो बेसिकली उनका जब रीएब्जॉर्प्शन होता है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। और जो हमारे यहाँ पे वो निगेटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं, लाइक जो हमारे होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, या अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कैल्शियम आयंस वगैरह होते हैं जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, वो हमें यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उनका हमें रीएब्जॉर्प्शन होते हुए देखने को मिलता है। तो इसको आप लोग अच्छे से जो है याद रखिएगा। अगर हमारे आयंस पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो अधिकतर हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीएब्जॉर्ब होंगे, और अगर हमारे जो आयंस हैं वो निगेटिवली चार्ज हैं तो उनका जो रीएब्जॉर्प्शन है वो हमें पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और अगर हम लोग वाटर के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारे यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे वाटर है वो बेसिकली ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू रीएब्जॉर्ब होता है, और जो हमारे स्मॉल प्रोटीन वगैरह हैं वो हमें जो पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस है उसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हुए देखने को मिलते हैं। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा है वाटर वो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण हमें रीएब्जॉर्ब होते हुए ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू रीएब्जॉर्ब होते हुए देखने को मिलता है। और जो स्मॉल प्रोटीन्स हैं वो हमें जो हमारा पिनोसाइटोसिस है जिसमें जो हमारी सेल्स है वो स्मॉल जो हमारे हैं मॉलिक्यूल्स उनको अपने अंदर इंगल्फ कर लेती है, और उसके थ्रू हमारा सब्सटेंस क्रॉस होके फिर से जो कैपिलरीज है उसको जो ट्यूब्यूल्स हैं उसको क्रॉस करके और हमारे ब्लड में जाते हुए देखने को मिलता है। तो ये हम तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो वाटर है उसका रीएब्जॉर्प्शन जो ट्यूब्यूल्स हैं उसमें कैसे होता है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू होता है, और स्मॉल प्रोटीन हमें पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू रीएब्जॉर्ब होते हुए देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारी तीसरी और अंतिम स्टेज है यूरिन फॉर्मेशन की, वो बेसिकली ट्यूबुलर सिक्रीशन कहलाता है। तो अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन की प्रोसेस है, तो एक बार हम लोग इस डायग्राम में जो प्रोसेस अभी तक हम लोगों ने बात किया उसको फिर से देख लेते हैं। तो पहली जो प्रोसेस है वो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाता है, जिसमें हमारा जो ब्लड है उसके अंदर का वाटर और जो सॉल्यूट हैं वो ये हमारा जो कैप्सुलर स्पेस है ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर आते हुए देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पे है। उसके बाद में अगली प्रोसेस हमारी क्या है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है। इसमें क्या हुआ कि जो हमारे ट्यूब्यूल्स के अंदर जब ये फिल्ट्रेट मूव होता है तो फिर हमारे जो हमारा अधिकतर जो वाटर है 99% जो वाटर है वो फिर से रीएब्जॉर्ब होके जो ट्यूब्यूल्स हैं उससे हमारे ब्लड कैपिलरीज में जाते हुए देखने को मिलता है, और हमारे जो यूजफुल सब्सटेंस यहाँ पे फिल्टर होके आ गए हैं वो भी हमें फिर से रीएब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में जाते हुए देखने को मिलते हैं। अब जो तीसरी प्रोसेस है वो हमारी यहाँ पे जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो कहलाती है, जिसमें हमारे इस प्लेस पे ब्लड के अंदर के जो कंपोनेंट हैं जो कि यहाँ से फिल्टर प्रॉपरली कंप्लीटली नहीं हो पाए हैं वो फिर से हमें यहाँ पे ब्लड से सिक्रीट होके और ट्यूब्यूल्स में जाते हुए देखने को प्राप्त होंगे। तो अगर हम लोग ये जो हमारी अंतिम और तीसरी प्रोसेस है जो कि ट्यूबुलर सिक्रीशन कहलाता है, अगर उसको देखें तो ये बेसिकली हमारा जो ब्लड है वहाँ से हमारा जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो होते हुए वो देखने को मिलता है, और ये हमारे जो होते हैं वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं उनके द्वारा यहाँ पे होता है। और फिर जो भी हमारे कंपोनेंट हैं वो जो फिल्ट्रेट हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उसमें हमें जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है उसमें हमारे जो यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं वहाँ से जो ब्लड के अंदर के कंपोनेंट हैं वो हमें फिर से सिक्रीट होके और रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो हमारा फ्लूइड है उसमें जाते हुए देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस यहाँ पे हमें ट्यूबुलर सिक्रीशन के द्वारा सिक्रीट होते हुए देखने को मिलते हैं, तो जो हमारा एक्सिस पोटेशियम आयंस होते हैं वो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स है उससे सिक्रीटेड होते हुए हमें वो देखने को मिलते हैं। और इस प्लेस पे ये जो हमारे यहाँ पे जो एक्सिस पोटेशियम आयंस हैं वो इस प्लेस पे जो सोडियम आयन एक्सचेंज होते हैं रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के थ्रू उसके एक्सचेंज में ये हमें यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो रीएब्जॉर्प्शन जब होता है तो इस प्लेस पे क्या होता है कि जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर के जो सोडियम आयंस हैं वो ब्लड में जाते हैं, और जब ये ब्लड में सोडियम आयंस जाते हैं तो फिर एक्सचेंज में हमारा जो पोटेशियम आयन है वो फिर
जिससे सिक्रीट होके हमारे यहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स के अंदर का फ्लूइड है उसमें आते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग जो हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन है उसको देखें तो इसमें हमारे जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो भी हमें इस प्रोसेस के थ्रू सिक्रीट होके जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर फ्लूइड है उसके अंदर आते हुए वो देखने को मिलते हैं। और ये जो हमारे हाइड्रोजन आयंस हैं जब ये ब्लड से यूरिन में आते हैं तो फिर हमारा जो ब्लड है उसका जो नॉर्मल पीएच है वो हमें प्रॉपरली मेंटेन होते हुए देखने को मिलता है। तो हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयंस ही बेसिकली ब्लड का जो पीएच है उसको रेगुलेट करते हैं। अगर हमारे ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो जो ब्लड का पीएच है वो हमें एसिडिक होते हुए कम होते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो हमारा ब्लड एसिडिक ना हो उसके लिए जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो हमारा ब्लड से फिर से जो ट्यूबुलर सिक्रीशन की प्रोसेस है उसके थ्रू सिक्रीट होते हैं और फिर यूरिन में जाते हुए देखने को मिलते हैं। और इससे हमारा जो ब्लड का नॉर्मल पीएच है वो हमें मेंटेन होते हुए देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो कुछ हमारे सब्सटेंस हैं लाइक जो हमारे ड्रग्स वगैरह हैं वो यहाँ पे बेसिकली जब वो पूरी तरीके से हमारा जो होता है ग्लोमेरुलस वहाँ से फिल्टर होके हमारे ब्लड से और जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है उसके अंदर नहीं आ पाते हैं वो फिर हमें यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन के द्वारा क्लीन्ड होते हुए ब्लड से और यूरिन में जाते हुए देखने को मिलते हैं। हम लोग यहाँ पे यूरिन के कंपोजिशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग ह्यूमन यूरिन के कंपोजिशन को देखें तो जो यूरिन है उसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली 96% वाटर देखने को मिलता है। 2% यूरिन में हमारा यूरिया हमें एक्सक्रीट होते हुए देखने को मिलता है। 0.3% में हमारा यूरिक एसिड यूरिन में होता है। क्रिएटिनिन है और जो पिगमेंट है वो हमें यूरिन में 0.3% वो देखने को मिलता है। और जो हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह हैं वो हमारे यूरिन में 2% हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा जो ह्यूमन का यूरिन है उसका नॉर्मल कंपोजिशन है। अगर हम लोग जो हमारे यूरिन की स्मेल होती है वो हमारे किस कंपाउंड के कारण होती है तो ये बेसिकली हमारा जो होता है यूरिनॉइड है उसके कारण हमारे जो यूरिन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो हमें देखने को मिलती है। और जो यूरिन है उसका एक हमारा जो कलर है जो कि पेल जो येलो कलर है वो हमें किस कंपोनेंट के कारण देखने को मिलता है तो बेसिकली जो हमारा यूरोक्रोम है या जो हमारा होता है यूरोबिलिन उसके कारण हमें ये देखने को मिलता है। और ये जो कंपोनेंट है ये यूरिन से कहाँ से आते हैं तो जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमारा जो होता है जो कि है यूरोबिलिन वो हमें बनते हुए देखने को मिलता है। और फिर जब वो हमारे यूरिन में आता है तो फिर उस जो हमारा यूरिन है उसका कलर हमें पेल येलो कलर का होते हुए देखने को प्राप्त होता है क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये हमारे जो बॉडी है उससे यूरिन के थ्रू ही हमें एक्सक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आई थिंक सो जो हमारा यूरिन की फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।